महाविद्यालय लोहट, विषय इतिहास, BA फर्स्ट ईयर। आज हम रेनेसां या पुनर्जागरण के बारे में जानकारी लेंगे। पुनर्जागरण या रेनेसां शब्द का अर्थ है नया जन्म। रेनेसां, रे मतलब पुनः। तो 14th सेंचुरी यूरोप में एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसने कि पुरानी जो रूढ़िवादी विचारधारा थी उसको समाप्त कर एक वैज्ञानिक विचारधारा को जन्म दिया। 14th सेंचुरी से पहले यूरोप के अंदर जो समय चल रहा था उसको डार्क एजेस या अंधकारमय युग कहा जाता था, जिसमें कि अंधकार का बोलबाला था, धर्म का अंकुश अत्यधिक था, किसी प्रकार की प्रगति नहीं हो पा रही थी, लोगों का जीवन बहुत कठिन था, आनंद का अभाव था। ये लोगों को कहा जाता था कि यहाँ पर जन्म लेना जो है वो एक बहुत बड़ा पाप है और मनुष्य को अपने आने वाले जीवन को सुधारना है। तो इस तरह की विचारधारा यूरोप में थी, लेकिन 14th सेंचुरी में धीरे धीरे इसके अंदर परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन को रेनेसां या पुनर्जागरण का नाम दिया गया है। ये एक तरह से सांस्कृतिक आंदोलन था। इसके अंदर आर्ट और कल्चर में जो है वो मूलभूत परिवर्तन हुए, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो व्यवसाय और धर्म के अंदर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो अचानक से यूरोप के अंदर जो ये पुनर्जागरण हुआ, अब ये आंदोलन कह दें हम या इसको हम जागरण कह दें, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भी विचारधारा थी या जो भी विश्वास थे, अब तक तो ये होता था कि चाहे अगर हम धर्म की बात करें तो उसमें ये माना जाता था कि अगर ये बात चर्च ने कह दी तो वो सही है। लेकिन पुनर्जागरण का जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, पहली बात थी कि ये थी कि इसमें जो है वो स्वतंत्र आलोचना की कसौटी पर खरा उतरना। कोई भी अगर बात कही है तो उसको तर्क के द्वारा अगर वो सही साबित होती है तो ही उसको सही माना जाएगा। अगर वो तर्क या वैज्ञानिक कसौटी पर वो खरा नहीं उतरती है वो बात, तो उसको सत्य नहीं माना जाएगा। तो ये एक अंधविश्वास के ऊपर बड़ा आघात था। तो सबसे पहली जो इसका लक्षण था वो स्वतंत्र आलोचना। किसी भी बात को, किसी भी कथन को तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर नाप तोड़कर उसको स्वीकार करना। और दूसरी जो इस पुनर्जागरण की विशेषता थी कि अब तक मनुष्य के जो अंधविश्वास थे, रूढ़िवादी विचारधारा थी, चर्च के बंधन थे, उन सबको मुक्त करना। ये मतलब रूढ़िवादी जो बंधन थे उनको तोड़ना, जो चर्च ने कह दिया और उसको ब्रह्म सत्य मानना, इन सबको तोड़कर स्वतंत्र रूप से मनुष्य का विकास करना इसकी विशेषता है। अब मनुष्य जो है वो अपनी बौद्धिक क्षमता से, तार्किक क्षमता से जो है वो विकास में विश्वास करता था, न कि इसलिए कि ये अंधविश्वास है, ये माना जाता है, ये रूढ़िवादी है इसलिए इसको मानना है। नहीं, ये सब खत्म कर और जो है व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचारों के साथ विकास करना। और तीसरी विशेषता जो है वो मानववादी विचारधारा। अब तक जो है वो मानववादी विचारधारा का सर्वथा अभाव था, मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं था। उस समय महत्वपूर्ण ये था कि चर्च क्या कह रहा है, परंपरा क्या है, व्यक्ति स्वयं के विकास के लिए कहीं पर कोई बात नहीं कही जाती। पुनर्जागरण में पहली बार मानववादी या ह्यूमैनिज्म जो है विचारधारा को विकसित किया। इसमें यह हुआ कि व्यक्ति जो है वो जब जन्म लेता है तो उसको इस पृथ्वी पर जन्म लेते हुए आनंद, इस जीवन के आनंद की अनुभूति लेनी थी। और अब तक जो है वो सिर्फ जो ग्रीक या लैटिन यानी
यूनानी और लैटिन जो ग्रंथ थे उनको ही महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन इस पुनर्जागरण ने स्थानीय भाषाओं को, लोकल भाषाओं को महत्वपूर्ण बनाया, क्योंकि इसमें जो अभिव्यक्ति की जा सकती है, बात की जा सकती है, क्योंकि लिमिटेड थी। जैसे कि अगर हम ये कहें कि भारत के अंदर प्राचीन ज्ञान हमारा संस्कृत में है, लेकिन आज के युग में अगर हम देखें तो कितने लोग जो है वो संस्कृत जानकर उसको पढ़ सकते हैं। तो ये स्थिति जो है वो यूरोप में थी। सामान्य लोगों की भाषा लैटिन और ग्रीक नहीं थी, सामान्य लोगों की भाषा वहां की जो है वो लोकल लैंग्वेज थी। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पुनर्जागरण का ये था कि लोकल भाषाओं को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे कि हर व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो है वो उसको पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम देखें तो पुनर्जागरण जो है वो उसकी विशेषता थी निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण। मतलब पहले हम किसी साइंस में कोई भी अगर लॉ है तो उस लॉ को पहले पढ़ेंगे, निरीक्षण करेंगे, अन्वेषण, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे। अगर वो उस पर खरा उतरता है तो हम विज्ञान की उस बात को मानेंगे, अन्यथा जो है वो उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो 14वीं सेंचुरी यूरोप में ये सारे परिवर्तन हुए और इसके बाद जो है यूरोप विकास की राह पर चला और अंधकारमय युग से बाहर आया। लेकिन ये जो पुनर्जागरण हुआ 14वीं सेंचुरी में, इसके कारण क्या क्या है? पुनर्जागरण के कारणों की अगर हम विवेचना करते हैं तो सबसे पहले जो इसका पहला कारण दृष्टिगत होता है वो है धर्म। यूरोप के उस समय जेरूशलेम जो कि मुस्लिम्स के लिए भी और क्रिश्चियन दोनों के लिए जो है वो एक धार्मिक स्थान है और इसके ऊपर नियंत्रण के लिए हमेशा मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में युद्ध होता रहा। इन युद्धों को धर्म युद्ध या क्रूसेड कहा जाता था और इसमें ये होता था कि धर्म के नाम पर युद्ध होता था और पोप द्वारा इन धर्म युद्धों को आशीर्वाद दिया जाता था। लेकिन उसके बाद भी बहुत बार ऐसा होता था कि क्रिश्चियंस जो है वो इसमें पराजित हो जाते थे। इससे ये हुआ कि अब तक जो पोप को और खासतौर पर कैथलिक्स में पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। तो इन हार से जो है वो पोप की जिसको कहना चाहिए कि उसकी इमेज पर या पोप के अधिकारों पर जो है वो बहुत बड़ा आघात हुआ और लोगों को लगा कि नहीं, पोप के आशीर्वाद के बाद भी जो है वो क्रूसेड्स में क्रिश्चियंस परास्त हो रहे हैं। तो इससे जो है वो पोप की प्रतिष्ठा को जो है वो आघात लगा और लोगों ने जो है वो एक धर्म के आधार को छोड़कर जो है विज्ञान के आधार की तरफ जो है वो मुड़ना शुरू किया। तो एक तरीके से इन युद्धों ने जो है वो धर्म के उससे इनका पर्दा हटाकर जो है वो विज्ञान की तरफ लोगों का ध्यान मोड़ा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण पुनर्जागरण का था व्यापार का विकास। हम सभी लोगों को मालूम है कि कला तब विकसित होती है, कला और संस्कृति तब विकसित होती है जबकि वहां पर समृद्धि हो और समृद्धि के साथ साथ आराम, अवकाश और धन। तभी व्यक्ति जो है वो कला की तरफ ध्यान देता है। अगर व्यक्ति के पास खाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है तो वो कला का संरक्षण नहीं कर सकता। कला का संरक्षण करने का अर्थ ये है कि बड़े बड़े व्यापारिक घराने हो जिनके पास इतना पैसा हो और इतना शौक हो तो वो कला को संरक्षण दे सकते हैं। अब धीरे धीरे कर व्यापार जो है उसके अंदर बढ़ोतरी होती गई, वाणिज्य हुआ, आर्थिक समृद्धि आई। अब आर्थिक समृद्धि, व्यापार बढ़ा तो क्या हुआ, बड़े बड़े नगर, जहां जो व्यापार के रास्ते में जो बड़े बड़े नगर आते थे तो वो विकसित हुए। अब बड़े बड़े नगर विकसित हुए तो बड़े बड़े सेठ हुए और उन्होंने जो है कला को विकसित किया। अगर हम विशेषकर इटली को देखें तो इटली में मेडिची
परिवार जो है उसने कला और संस्कृति का में बहुत बड़ा योगदान दिया। माइकलएंजेलो वगैरह ये सब जो है मेडिची परिवार द्वारा जो है वो पेंटिंग्स बनाई गई। तो बड़े बड़े नगर हुए, बड़े बड़े व्यापारी हुए, उन्होंने अपने घरों में, उनके पास इतना पैसा था कि वो ऐशो आराम से रहना चाहते थे। उन्होंने अपने घरों के अंदर छतों के ऊपर, दीवारों पर जो है वो पेंटिंग्स करवाई, स्कल्पचर में अच्छी अच्छी जो है वो मूर्तियां बनवाई। तो ये जो संपन्नता व्यापार से है, इसी से कला और साहित्य का विकास संभव था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कला जो है वो विकसित नहीं हो पाती। कला को विकसित होने के लिए जो है वो आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक जो है वो शांति की आवश्यकता होती है, जो कि उस समय यूरोप में उपलब्ध हो गई। तीसरा इसका कारण अरब और मंगोल थे। जब यूरोपियंस जो है वो अरबों के संपर्क में आए, तब बहुत सारी चीजें जो है उनको सीखने को मिली। प्लेटो और अरिस्टोटल तो पुराने ग्रीक जो है वो चिंतक थे और उनकी रचनाएं भी बहुत फेमस थी। लेकिन जब यूरोपियंस जो है वो एशिया के और अरब के संपर्क में आए, जैसे कुबलाई खान ने जब अपना जो है विशाल साम्राज्य स्थापित किया, तो कुबलाई खान के कोर्ट में सभी तरह के लोग थे, सभी जगह से लोग थे और सभी तरह के साहित्यकार, कलाकार सब वहां पर एकत्रित होते थे और वहां पर विचारों का आदान प्रदान होता। इससे जो है वो यूरोप भी बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने अरबों से बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे चाइना ने कागज और छापेखाने का आविष्कार किया था। तो ये सारी जानकारी जो है यूरोप को अरबों के थ्रू हुई, मंगोल के थ्रू हुई। तो ये इंटरैक्शन जब यूरोप अपने जो है कूपमंडूक मानसिकता से निकलकर बाहर आया और एशिया में जब अरब्स और इनके कांटेक्ट में आया, तब जो है वो उसकी मानसिकता के अंदर परिवर्तन हुआ और उसने बहुत सारी बातें जो है वो अरबों से सीखी। फिर एक अन्य कारण हम कह सकते स्कॉलिस्टिक विचारधारा। ये यूरोपियन जो फिलॉसफी थी उसमें एक नई बात थी और वैसे तो ये एरिस्टोटल के उससे इन्फ्लुएंस थी, पर इसमें जो है वो ज्ञान को, नॉलेज को महत्व दिया गया। और इसमें इस समय यूरोप में बहुत सारे नए नए यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई, विश्वविद्यालय एस्टैब्लिश हुए और विश्वविद्यालय एस्टैब्लिश होने से जो है वो वाद विवाद और विद्याधन, मतलब यूनिवर्सिटीज के होने से रिसर्च और फ्री विलिंग डिस्कशन, मतलब किसी भी बात के ऊपर रिसर्च करना, आपस में डिस्कशन करना, किसी भी वस्तु के महत्व को समझना, ये सारा जो है स्कॉलिस्टिक विचारधारा से ही संपन्न हो पाया। क्योंकि ये एक विचारधारा थी जो कि एकेडमिक्स को एम्फसाइज करती थी, जो कि ये कहती थी कि आप किसी भी चीज को, किसी भी विचार को, उस विचार पर मंथन करो, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करो और उसको बुद्धि के आधार पर जो है वो उसको सही या गलत है। फिर इसके बाद एक और अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण रेनेसां का था, वो कागज और छापे खाने का विषय। अब हम अभी कल्पना नहीं कर सकते कि जब विश्व में कागज नहीं था तब क्या हुआ। तब स्क्रॉल्स होते थे, मेटल के ऊपर, मेटल शीट्स पर लिखा जाता था, ये पेड़ों की छालें होती इनके ऊपर लिखा जाता था, पार्चमेंट होता था। तो कागज का आविष्कार से क्या हुआ कि एक तरह से एक्सप्लोजन नॉलेज का हो गया। वो कैसे हो गया? अब जैसे पहले बाइबल होती थी, तो एक बाइबल होती थी, चर्च में रहती थी, जिसको पढ़ना होता था वो चर्च में जाकर पढ़ता था। अब जब पेपर बन गया और पेपर के साथ छापे खाने का आविष्कार हो गया, तो उससे क्या हुआ? उससे बहुत सारी, एक कोई पुस्तक है उसकी 100,000 कॉपीज जो है वो बनाई गई। और चूंकि वो छापा खाना
था तो बहुत सारी कॉपीज हो जाती थी, सस्ती भी हो जाती थी, हर व्यक्ति उसको खरीद भी सकता था। तो अब बाइबल जो है वो उपलब्ध थी, हर व्यक्ति उसको खरीद सकता है, उसको पढ़ सकता है और खुद अपना निर्णय ले सकता है कि बाइबल में जो है वो क्या कहा गया है। अब तक तो था कि हर व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ सकता, तो जो धर्माधिकारी ने कह दिया वो यही सत्य होता था। लेकिन कागज के आविष्कार से, छापेखानी के आविष्कार से किताबें जो है वो खुले तौर पर मिलने लगी, या हम ये कह सकते हैं कि जिसको भूख थी, जिसको पढ़ना था, जिसको ज्ञान लेना था, उसके लिए अथाह रास्ते खुल गए। और इससे व्यक्ति जो है वो लेखन कला का भी आविष्कार हुआ, क्योंकि अब लिखना और उसको कागज पे लिखना, उसको छापना जो है वो बहुत आसान हो गया। तो ये कागज और छापेखाने का आविष्कार जो है वो नॉलेज को डिसिमेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ज्ञान को साधारण व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बहुत आसान था। अब साधारण व्यक्ति के पास पहुंच थी कि वो किसी भी पुस्तक को चाहे उसको पढ़ सकता था। फिर एक और व्यापारिक तौर पर देखें तो महत्वपूर्ण बात, कुसुस दुनिया पर जो है वो तुर्कों का अधिकार हो गया। रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर था, उसकी राजधानी जो है वो कुसुस दुनिया थी, बहुत ही संपन्न और समृद्ध जो है वो थी। लेकिन जब टर्क्स ने, सिल्जुक टर्क्स ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया कुसुस दुनिया पर, तो उन्होंने जो है वो लूट खसोट प्रारंभ कर दिया। अब चूंकि ये ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर था कुसुस दुनिया, यहाँ पर यूरोप और एशिया का जो है वो ट्रेड होता था, तो इससे ये हुआ कि जब इसके अंदर लूटपाट हो गई तो यहाँ पर जो है इससे व्यापार प्रभावित हुआ, और व्यापार होने से ये हुआ कि अब चूंकि एशिया के बहुत सारी चीजों की, मसाले वगैरह की मांग यूरोप में बहुत ज्यादा थी, तो अब कुसुस दुनिया में व्यापार सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि वहां पर तो जो है लूटते पाटते रहते थे। तो इन लोगों ने ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक जो है वो मार्ग खोजना शुरू किया, और उन्होंने जो है सोचा कि इससे थल की जगह जल मार्ग खोजा जाए और उससे जो है वो व्यापार किया जाए। और इसी प्रयासों में जो है वो अमेरिका की खोज हुई थी, और भारत आदि देशों के साथ जो है व्यापारिक रास्ते ढूंढे गए। तो ये जो है कुसुस दुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने से ये हुआ कि यूरोप के लोग जो है वो फैल गए, और उन्होंने जो है वो पूरे विश्व में उनका संपर्क हुआ। अब यूरोप जो है वो एक तरफ नहीं रहा, एशिया में जो है वो व्यापारिक संबंध हुए, और उससे जो है वो विचारों का आदान प्रदान, वैज्ञानिक विचारधारा जो है वो अत्यधिक विकसित हुई। इस कारण से ये सारे कारण और परिस्थितियां मिलकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें कि यूरोप को अंधकारमय युग से निकालकर जो है वो विकास की राह पर खड़ा किया।